हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सबकी बोर्ड्स की तैयारी कैसे चल रही है? क्योंकि अभी कुछ ही महीने बचे हैं बोर्ड्स में, तो मुझे यकीन है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे अपने शुरू से जितने भी टॉपिक्स हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस का सैम्पल पेपर 1, जिसमें आपको बहुत सारे गारंटीड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और तो और कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। ओके, तो ये हमारा सैम्पल पेपर 1 है जिसका कोड है 086। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, वरना ज़रूरी नहीं है, आपको मिल जाएगा। टाइम है हमारा 3 घंटे, आपको ये पता ही होगा, और मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर होगा। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन हटा दिए हैं क्योंकि वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस थे इस साल। 5 सेक्शन में डिवाइडेड है ये पेपर। तो शुरू करते हैं। बाकी जहाँ पे भी होगा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक एपरेटस दिया हुआ है जिसे आपको देख के बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दी। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयॉन्स फॉर कंडक्शन। अब यहाँ पे जो आपका ये डिल्यूट NaOH सोल्यूशन है, इस पे डिपेंड करता है। ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या फिर आपका जो सर्किट है, इसके ये सर्किट पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। नहीं, इधर एसिड और बेस कुछ भी आप रख दो, बल्ब ग्लो करेगा अगर सर्किट कंप्लीट है और प्रॉपर से कनेक्ट की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द फॉलोइंग रिएक्शन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपको दिया हुआ है अमोनिया प्लस ऑक्सीजन आपका बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये कितने भी रिएक्शन, जितने भी आज तक आपने रिएक्शंस पढ़े हैं केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं 110%। ओके, एंड ये वाला रिएक्शन तो ये 3 तो पक्का होगा ही। एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है बिकॉज अमोनिया जो है ये, एक सेकेंड, या अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन है। सो 1 and 3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। अब आपको बताना है हमारा इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाने से आपको क्या मिलता है, क्या आप ऑब्जर्व करते हो, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है जो कि हमें आइडेंटिफाई करने को बोली गई थी, तो हमने कर दी। बट रियली में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाओगे तो आपको मिलता है स्लेक लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, आपका बर्नर हीट हो जाएगा, आई मीन टेस्ट ट्यूब हीट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया। ये आपको बताना है, सबसे इजी क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बताने हैं। ये सभी ने कर ही लिया होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। N2H2 रिएक्टेंट्स है जो कि लेफ्ट साइड दिख रहे हैं आपको, और जो राइट साइड दिख रहा है वो आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एक्सिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे जनरली होना चाहिए, कोई नहीं, आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन, ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। ये एकदम गलत है। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जिनको आपको मिक्स करके क्या बनाना है। यहाँ पे आपको हार्ड वाटर बनाना है, तो अब आप बताओ कि आप क्या मिक्स करोगे, और इसके कंपोनेंट्स आपको अगर पता होंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा आंसर। सिक्स का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड इसका आंसर है, क्योंकि हार्ड वाटर कैसे बनता है, आफ्टर डिजॉल्विंग सल्फेट्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन,
द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पक्का बोर्ड में आते हैं। आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स याद होने चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन बायो का क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ये मीसोफिल सेल्स एंड गार्ड सेल्स। 2 and 4 वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ये मीसोफिल सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, और गार्ड सेल्स में होता है, बिकॉज दीज आर यूजुअली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ओके, 9th क्वेश्चन इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड। ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, अमीबा इज द राइट आंसर। आप सबने गैस कर लिया होगा। मैं थोड़ा इसका न्यूट्रिशन बताना चाहती हूँ। ये फूड पार्टिकल जब होता है, ये इसे इनगल्फ करता है बाय यूजिंग सूडोपोडिया, और फूड वैक्यूल इसका इसे ऑक्यूपाई कर लेता है, और इस प्रोसेस को जिससे अमीबा अपना फूड इनगल्फ करता है, इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस, ये दोनों बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ बेबी। ये क्या है, तो इसका आंसर है आपका डी, क्रोमोसोम्स। अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये इजीली आ जाना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन न्यूरॉन पे बेस्ड है। हर एक साल न्यूरॉन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप जितने भी प्रीवियस सैम्पल पेपर देख लो, या तो आपके उसका सिग्नल का वो आ जाएगा, या फिर आपको लेबल करना होगा, तो आप प्लीज़ न्यूरॉन पढ़ के जाइएगा। ओके, तो ये इसमें आप आंसर बताइए 11th का। जो इम्पल्स होता है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी जाता है, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन जाता है, और फिर वो नेक्स्ट डेंड्राइट पे जाता है, जो कि ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। इस तरीके से देखो आप, ये साइनैप्स होता है जहाँ पे एक आपका जो होता है एक्सोनल एंड नेक्स्ट डेंड्राइट पे मिलता है, ठीक है, इससे बोलते हैं डेंड्राइट ये पार्ट को, और ये होता है आपका एक्सोनल एंड। यहाँ पे मैं इस कलर से दिखा रही हूँ, ये आपका एक्सोनल एंड है, और ये जो आपका है ये डेंड्राइट है। ओके, ये डेंड्राइट है। 12th क्वेश्चन, ये आपको लेबल किया हुआ है, अब आपको बताना है कि कौन से पार्ट्स हैं। ओके, सो A1 इज, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ए है हमारा फ्यूचर शूट, ए इज़ फ्यूचर शूट, सी है हमारा फ्यूचर रूट, और बी है हमारा फूड स्टोर। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। ओके, सो इफ़ यू गेस इट राइट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये है हमारा प्लिम्यूल, कॉटलिडन एंड रेडिकल। ओके, प्लिम्यूल, कॉटलिडन, रेडिकल, ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर सी है, प्लिम्यूल, कॉटलिडन एंड रेडिकल। ये आपने बायो लैब में भी किया होगा एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम एम्ब्रियो डाइकॉट एम्ब्रियो करते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है सर्किट में, ये आपको बताना है। ओके, रेड इंक्रीजेस हैविली हमारा सही आंसर है। जब एक सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज हो जाता है तब हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन शॉर्ट सर्किट। 14th क्वेश्चन भी हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। अभी हमको बताना है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गड़बड़ है, बस आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, बाकी आपको अपने एक्सपीरियंस या फिर आपको जितना भी नॉलेज है उसके हिसाब से आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फिजिक्स का क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन, वीआई ग्राफ आपको प्लॉट किया हुआ दे चुका है इन्होंने नाइक्रोम वायर का, आपको बताना है किसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। मैं आपको इसको सॉल्व करने की कुछ मेथड्स बताती हूँ। पहला तो या तो आप इन दोनों लाइन पे कुछ वैल्यूज़ ले लीजिए, और फिर हर एक रेजिस्टेंस वायर को उससे कैलकुलेट करके देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस का है। या फिर दूसरा, जो मैं कभी कभी शॉर्ट टाइम में जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो फॉलो करती हूँ, वो है आपका जो V वाला लाइन होता है, यानी कि वोल्ट्स वाला लाइन होता है, उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा
जो लाइन होगी वो यूजुअली, मैं ये 100% नहीं बता रही हूँ, यूजुअली वो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस की होती है, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और आपको मानना है, तो आप ये ट्रिक पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, 80% ट्रस्ट कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, नॉट करेक्ट लिया हुआ है, तो अब आप बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, विच इज टोटली रॉन्ग। हमारा कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, ठीक है। 17 से 20 क्वेश्चन तक आपका असर्शन एंड रीज़न है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। ये 17th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। Assertion, corrosion of iron is a serious problem, and reason, every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे? एसर्शन में हमें बताया गया है कोरोजन ऑफ आयरन एक प्रॉब्लम है, राइट, और रीज़न में बताया गया है क्योंकि ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हर एक साल बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया जाता है इसे रिप्लेस करने में, तो ये बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी हेरिडिटी से है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर से है, जिसमें एवोल्यूशन डिलीट हो गया है इस साल, तो इसमें यही है डोमिनेंट एल्स एंड एल, ये आपको जीन्स के बारे में बताया है। फिनोटाइप, यहाँ पे आपको कौन सा डोमिनेंट होता है ये आपको बताना गया है। कैपिटल लेटर इसका टी होता है, तो ये सही है या गलत है पहले आप वो आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन आप अपना आंसर चूज़ कीजिए। ये भी 100% दोनों सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर टी, इट्स ट्रू and correct explanation, okay. 19th assertion, all the plants possess autotrophic mode of nutrition, 100% correct. Reason, due to the presence of green colored pigment chlorophyll in them. A option is the right option, बिल्कुल सही है, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आगे बढ़े। 20 क्वेश्चन, assertion, the magnetic field produced by current carrying solenoid is independent of its length and cross sectional area. cross sectional area, whatever you call it as. Reason, the magnetic field lines inside a solenoid is uniform. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर इसमें एक गलती है जो कि है रीज़न इस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेक्शन बी की तरफ जाते हुए क्वेश्चन नंबर 22-26 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसके 2 मार्क्स होते हैं। अ मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, ओके, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड मेटल प्लस, मैं मेटल को यहाँ पे M से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। मेटल प्लस H2SO4 दिया हुआ है, हाँ, फिर ओके इट इज़ ट्रीटेड, ओके, MSO4 प्लस H2 देगा, ठीक है। ये गैस कौन सी देगी? H2 देगी ये रिएक्शन में, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, नेम द गैस। द नेम द गैस हमने ऑलरेडी बता चुका, H2 है। हमारा गैस कौन सा है? हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। एंड नेम द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ गैस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देखो, ये जो है नीचे की तरफ किया हुआ, राइट। अगर ऊपर तरीके से कलेक्ट की जाती तो वो होता अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ पे नीचे की तरफ से है, तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इज दिस राइट? ऑफ कोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। और ज़्यादा अगर कुछ और होगा जैसे कैल्शियम, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ओके, फ्लोट सब करेंगे। 22 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आ गया हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? 23 क्वेश्चन, ये आपका बायोलॉजी है, तो दोनों बायोलॉजी में कवर कर रही हूँ। Which are the first simple molecules of food produced during photosynthesis? What happens to these molecules later? अब देखो, डिफ्यूजन का आंसर, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? नेक्स्ट,
ओके ये वाला आंसर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर द फर्स्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड दीज मॉलिक्यूल्स combine to produce starch which is stored in the various parts of the plants in the form of glucose, मतलब glucose in the form of starch. ओके क्लियर, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया और ये भी हमने कर लिया. अब 23 क्वेश्चन देखते हैं. 24. What is the meaning of term assimilation? Assimilation is utilization of food in the body. It is known as assimilation. Food is used in building up of new cell, replacement and obtaining energy. और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करके एनर्जी ऑब्टेन करता है. ओके 25th क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, जो कि रेगुलरली पूछा जाता है. या तो आपके ग्लास स्लैब से पूछा जाएगा या तो आपके प्रिज्म से पूछा जाएगा. यहाँ पे प्रिज्म से पूछा गया है. ये देखो, ड्रॉ नीट डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड लेबल. ये देखो, ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है. आई नो इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, पर अगर आप इसे हाथ से बना के खुद से लेबल करोगे ना तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा. मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये आया इंसिडेंट रे, यहाँ पे आपको बना देनी है नॉर्मल. ठीक है, फिर आप इसे ये इस तरह से रिफ्रैक्ट कराओगे, इसका नॉर्मल खींच दो एंड देन फिर इस तरीके से इसका नॉर्मल खींच दो, इसका नॉर्मल खींच दो. तो ये आपको रेगुलरली करना है. रोज़ अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. और इस तरीके से जब आप यूँ से लेबल कर दोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे. इस कोई नहीं काट सकता आपके मार्क्स. ओके, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस और वगैरह वगैरह, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डिविएशन. कभी कभी एंगल ऑफ डिविएशन का डेफिनेशन भी पूछा जाता है. तो बी अवेयर, आपको सब कुछ आना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो. इज इट ओके? नाउ लेट्स मूव टू द 26th क्वेश्चन. Okay, 26th question is what is scattering of light? Explain with the help of an example. ये फिजिक्स का क्वेश्चन है. ह्यूमन आई से the phenomenon of change in the direction of propagation of light is caused by large number of particles present in the atmosphere is known as scattering of light. Example, colloidal solution से जब आप लाइट पास करते हो तो वो एक एग्जाम्पल है. And then what will happen to the garbage and dead animals? ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फूड चेन से. गार्बेज एंड डेड एनिमल्स, ओके, एंड प्लांट्स इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ भी डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, पड़े पड़े सड़ जाएगा और डिजीज़ भी फैलेंगी. राइट, इट कैन कॉज मैनी डिजीजेस, प्लेग एंड वगैरह वगैरह. द गार्बेज एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विल नॉट डिकम्पोज. एज आई सेड, डिकम्पोजेस नहीं है तो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा. ठीक है, फंगी भी नहीं है. द बॉडीज के नॉट बी डिकेड इन द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया. तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जिस तरीके से ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक बनाते हैं वो नहीं हो पाएगा और ये वैसे ही रह जाएंगे. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. 27th क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखो. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट. ये आपको बताना है. ये पूरा बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज पे, तो देख के बताइए. आई होप आप सबने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा. ये 27th क्वेश्चन है, तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर है बिल्कुल हाँ होगा, यस. सेकेंड वाला जो है ये Fe, ये बिल्कुल भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि Fe इज़ नॉट मोर रिएक्टिव दैन जिंक. एंड ये वाला होगा, यस इट वुड हैपन बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन. 28th क्वेश्चन, ये रीज़न आपको बताना है. 28 का फर्स्ट वन है शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल्स बिकम डल बिकॉज ऑफ करोजन एज वेल एज ऑक्सीडेशन. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर. क्यों? क्योंकि एज पर द रूल आपका जो है एल्यूमिनियम जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही निकाला जाता है जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. ठीक है. Gold is available in the native state because it is unreactive metal and it can be present in native state. Okay. 29 क्वेश्चन. ओके, ये बायो का क्वेश्चन है. आपको कितने भी सेल्स होते हैं प्रेजेंट इन ब्लड, आपको इसके फंक्शंस बताने हैं. आप आरबीसी का बता सकते हो, डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स का बता सकते हो.
विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, ये वाला देख लेते हैं। Blood is made up of plasma and corpuscles, 3 kinds of corpuscles, WBC, RBC, platelets. Red blood cells और corpuscles are small biconvex cells. इसके ये शेप होता है, ठीक है भाई, ये जो biconvex cells लिखे हैं ये इसका शेप होता है biconvex. It contains hemoglobin और ये लाल क्यों होता है? Because of iron. ओके, इसमें आयरन होता है. And it transport O2 from the lungs and CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स. वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये डिजीज़ और अदर इन्फेक्शन के टुवर्ड्स लड़ते हैं हमारे बॉडी में, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. एंड ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. आगे, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ चेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन अ लीफ ऑफ अ प्लांट. इस तरीके से आपको डायग्राम बनाते हुए शो करना पड़ेगा क्योंकि उसमें डायग्राम बना दिखाया हुआ है. तो वैसे ही आपको बनाना है. टाइनी एपरेचर्स बनाने हैं स्टोमेटा के, और जिस तरह से O2 डिफ्यूज़ हो रहा है और CO2 जा रहा है, ये गार्ड सेल बनाना है. इस तरीके से स्टोमेटल एपरेचर बनाना है. ये हो गया हमारा एपिडर्मल सेल, ये सब्सिडरी सेल. इस तरीके से आप बना सकते हो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है. ओके, 30 क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं. 30 क्वेश्चन. मंजू इज यूजिंग अ कॉनकेव मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन. इस तरीके से आपको डिस्टेंस दे चुकी है 10 सेंटीमीटर, जो कि आपको माइनस में लेनी है बिकॉज इट्स कॉनकेव एंड फोकल लेंथ 15. ये भी आपको माइनस में लेनी है. पोजीशन ढूंढना है, साइज ढूंढना है, नेचर ढूंढना है और लेबल डायग्राम बनाना है. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसा कि मैंने बोला दोनों नेगेटिव होगा. ओके, वी कितना होगा ये आपको मिरर फॉर्मूला लगा के इस तरीके से कैलकुलेट कर देना है. पॉजिटिव साइन या इट मीन्स वर्चुअल है इमेज का नेचर. एंड देन मैग्निफिकेशन 3 आ रहा है हमारा, देखो 3 आ रहा है. एंड पोजीशन ऑफ इमेज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड साइज ऑफ इमेज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. आगे 31 क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस. ये आंसर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, मैं ये डिक्टेट कर देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ये लिख लो. ऑप्टिकल सेंटर, इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट of the lens through which a ray of light passes without any deviation. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. It is the central point of the lens through which a ray of light passes without any deviation. Okay, it is the central point of the lens through which a ray of light passes without any deviation. बी ऑप्शन देखना. यू आर गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस, आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया है फोकल लेंथ, जो कि आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस. और रे डायग्राम बनाना पड़ेगा. कॉनकेव लेंस है, एक फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की, इस तरीके से आपको दिया हुआ है. ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन था 32 क्वेश्चन, जो कि मैंने हटा दिया है. क्यों? क्योंकि ये सिलेबस से डिलीट हो गया था, इसीलिए मैंने इसे हटा दिया. तो ये क्वेश्चन छोड़ो आप, नेक्स्ट देखो. सोर्सेस ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन था ये. 33 एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ये मैं आपको बता रही हूँ. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस इन द मोस्ट एक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. ओके, कैसे अफेक्ट करता है वो आपको देखना है. तो ये वाला जो आंसर है देखो फिजिक्स वाले का. ओके, यहाँ पे आपको इस तरीके से डायग्राम बना देना है, एफ दे देना है, यू वी ये आपको कैलकुलेट करना है. लेंस फॉर्मूला लगा के आपका यू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर. ओके, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे आ जाते हैं. मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स. डीडीटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन. फिर से मैं बोल रही हूँ, डाइक्लोरो इसका फुल फॉर्म डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन. ओके, ये अफेक्ट करता है सबसे ऊपर अपरमोस्ट जो आपका फूड चेन होता है ट्रॉफिक लेवल, उसको अफेक्ट करता है. और ये जब एंटर कर देता है कुछ पॉन्ड्स में तो एक्वाटिक लाइफ को भी अफेक्ट करता है. और उनका कंजप्शन जो है वो हाई कंसनट्रेशन डीडीटी का कब होता है? सबसे अपरमोस्ट ट्रॉफिक लेवल पे. ठीक है, अपरमोस्ट ट्रॉफिक लेवल. ओके, सेक्शन डी, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है. अगर आपका टाइम बचना चाहिए इसको अटैम्प्ट करने के लिए, बहुत लोगों का नहीं बचता, तो बी केयरफुल. क्वेश्चन नंबर 32 to 34 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है.
आपको यहाँ पे इनऑर्गेनिक, एक सेकेंड, या ए इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रिजर्वेटिव पिकल में यूज़ होता है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2। दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद एथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी। अब आपको समझ में आ रहा है कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सी केमिकल इक्वेशन हो रही है और कंपाउंड कौन से हैं। नहीं आ रहा तो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, हमारा कंपाउंड ए है। जब भी आपको मिले प्रिजर्वेटिव इन पिकल ना, तो आप समझ जाओ ये है हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड है, या फिर आप इसे एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो। एसिटिक एसिड जिसे हम वही बोलते हैं, इथेनोइक एसिड ही बोलते हैं। बट आपको ये हमेशा दिया गया तो आप ये लिख सकते हो। और केमिकल इक्वेशन है ये देखो, इज इथेनोइक एसिड, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इसके केमिकल रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आपको ये मिलता है। और सी आपका कंपाउंड ए जो है ऑब्टेन किया जा सकता है कंपाउंड बी बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड और बेस। ऑप्शन डी वाला जो है आपका नेम द प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बताया था, ये है आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें इस तरीके से आपको NaOH से ट्रीट करना होता है और यूं रिएक्शन आपका आ जाएगा। और यही आपको लिखना है टू गेट फुल मार्क्स। ओके, CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। ओके, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, इस तरीके से आपको दिखा देना है कैसे CO2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आप जब आप ट्रीट करोगे इस Na2CO3 से तो इस तरीके से होगा। और हाँ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर? ईस्टर का फॉर्मूला लिखना है, ये देखो, फॉर्मूला ऑफ ईस्टर इज CH3 COO C2H5। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया था। और बी का है mention the experimental conditions involved in obtaining ethene from ethanol and write the chemical reaction। ये देखो, अल्कोहल इस तरीके से होता है, आपको फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए। एसिड हमने कोई भी उठा लिया इस तरीके से, हीटिंग अप टू 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये आपको पढ़ना आता है। ये आपको देखिए, ये है CH3 COOH, यहाँ पे आप CH3 और COOH यानी कि हमारा विनेगर या फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि विनेगर में से 5 to 8% होता है और बाकी का डिल्यूट ही होता है वो। और ये अल्कोहल है हमारा। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे CH3 COOH प्लस ये CH3, यहाँ पे 2 C है यानी कि एथेनॉल है ये। ठीक है, एथेनॉल हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे हीट किया जाता है, तो बनता है C2H4S पानी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर डिस्क्राइब इन ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, या फिर ये एक क्वेश्चन था, या फिर अगर आपको ये टर्म नहीं करना है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा ईजी है, फर्स्ट ए वाला, क्योंकि आपको अगर इन सब के डेफिनेशन नहीं आते तो आप ए अटेम्प्ट करके मार्क्स ले सकते हो। ओके, ओवरी इट प्रोड्यूसेस एग फॉर फर्टिलाइजेशन एंड secretes all the हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये जो हमारा हार्मोन है रेगुलेट करता है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड थिकनेस ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ओके, ओविडक्ट, it is the site of fertilization and carries egg of fertilized ovum to the uterus. Uterus क्या करता है? It helps to nourish the fertilized ovum that helps to develop into fetus. It holds the baby till 9 months. ओविडक्ट का आपको रोल पता है, एग फर्टिलाइज ओवम को कैरी करता है यूट्रस तक। प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर और यूट्राइन वाल्व बिफोर इम्प्लांटेशन। ओके, इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं आती तो ये देखो, यहाँ पे टर्म्स है सिंगैमी प्रोसेस, जब मैं एक हैप्लॉइड मेल गेमीट हैप्लॉइड एग सेल से डिफ्यूज करता है टू फॉर्म जाइगोट। ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है। सेकेंड मेल गेमीट जो होता है 2 पोलर मेन न्यूक्लियाई से डिफ्यूज करता है एंडोस्पर्म सेल और ट्रिपल फ्यूजन ये बनता है इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रियो इज अटैच्ड, ये आपका यूट्रस में जब अटैच हो जाता है आपका एम्ब्रियो एंड देन इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग ना, देन इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा इज अ स्पेसिफिक टिश्यू जो हम देख के आए अभी, नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन देती है। जेस्टेशन पीरियड इज द पीरियड इन विच एम्ब्रियो रिमेन्स इन द यूट्रस, ये टोटल 9 मंथ्स का होता है, या फिर आप इसे डेज में लिख रहे हो
तो 270 to 280 डेज, ओके, या फिर वीक्स में लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा केमिस्ट्री का है, सेक्शन ई। ओके, सो फर्स्ट वन इज रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। नेम द मेटल्स विच रिएक्ट विथ स्टीम बट नॉट विथ हॉट वाटर। मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये 3 मेटल है हमारे इसमें से जो कि रिएक्ट नहीं करते हॉट वाटर से बट स्टीम से करते हैं, ठीक है। रिएक्ट विथ स्टीम बट नॉट विथ हॉट वाटर। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, ये आपको मैं इक्वेशन देना चाहती हूँ, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे कैल्शियम और आपका नाइट्रिक एसिड है। जब आप इसे रिएक्ट कराते हो तो कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है आपको और NO2 मिलता है और H2O मिलता है, वाटर। NO2 होता है हमारा, जिस तरह से CO2 होता है वैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और H2O मिलता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट, तो कॉपर नहीं, हाँ गोल्ड एंड सिल्वर, या दीज टू, यानी कि 2 and 4 एग्जिस्ट इन their नेटिव स्टेट बिकॉज these आर अनरिएक्टिव मेटल। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है तो आई वॉन्ट अ थम्स अप इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये अभी तक अच्छे से समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपना प्यार दिखा के हमें कमेंट सेक्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके, ये जो इतने भी क्वेश्चंस है ना, आपके मेंटल डेवलपमेंट एंड एज वेल एज आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो जुड़ते हैं, वो तो आपके भाई जितने भी आप स्कूल में जैसा वो कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वैसा उस पर जुड़ते हैं। बट 80 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं, जिसको आप जितना मन चाहे, जितने अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, 80 on 80 भी ला सकते हो, तो वो आप पे डिपेंडेंट है, राइट? वो मार्क्स आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना फुल ट्राई कीजिए बेस्ट मार्क्स लाने का। जितने सैम्पल पेपर मैं आपको दे रही हूँ उसे सॉल्व कीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको कौन से क्वेश्चन में तकलीफ़ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता, कौन सा समझ में नहीं आता और कौन से कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है या फिर अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये आप जब मुझसे शेयर करेंगे तो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और आपसे जितना भी आपका प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आपको जल्दी से सफलता मिलेगी, ठीक है। 38 क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिसे आप मुझे आंसर करोगे कमेंट में, ठीक है। आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। ये सबका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और आपको मरने में मज़ा लग रहा है, आ रहा है। व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स, मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ आपको। मेल्स में होता है XY, ठीक है। ये किस में होता है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये मेल्स में होता है XY, मेल्स में होता है XY एंड फीमेल में X होता है, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इज फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड, या यस, बिकॉज ये जो फादर का जो भी क्रोमोसोम, मदर के पास तो XX है, या तो फादर का X इसमें जाके डिफ्यूज़ करेगा तो ये बन जाएगी गर्ल चाइल्ड, अदरवाइज Y तो बॉय चाइल्ड, ठीक है। ये फादर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और ये जो आपको कमेंट में क्वेश्चन आप मुझे आंसर बताना है तो ये प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।